हाय बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रिज्म। प्रिज्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, जो कि तुझे बहुत हेल्प करेगा प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। तो ये एक शानदार सवाल है, एक नहीं दो सवाल। इस दोनों सवाल को अगर बना लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्या है प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। तो पहला सवाल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, लिख देता हूं मैं। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो फंडा हो जाएगा क्लियर। तो पहला सवाल को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। पहला सवाल में ये दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बराबर दिया हुआ 45 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, इसका मतलब हुआ कि मिनिमम डिविएशन हो रहा है। इसका मतलब ये इसके बेस का पैरेलल हो जाएगा। बताए थे ना, मिनिमम डिविएशन में ये इसके पैरेलल हो जाएगा। बहुत अच्छा। और ऐसे कंडीशन में ये तो पता है ना, मिनिमम डिविएशन के केस में आई बराबर ई हो जाता है। आई बराबर ई हो जाता है इन द केस ऑफ मिनिमम डिविएशन। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन आई इज इक्वल टू ई। यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था इसमें, आई बराबर ई, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, और ये दिया हुआ है ना रिफ्रैक्टिंग एंगल, यहाँ दिया हुआ है फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। ये तो बड़ा आसान है ना। एंगल ऑफ डिविएशन वाला फॉर्मूला पढ़े हो, आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, यानी आई बराबर 45 डिग्री, है ना। और ई के जगह भी रख देंगे 45 डिग्री और माइनस कर देंगे ए के जगह 60 डिग्री। तो 45 45 90, और 90 में से 60 जाएगा तो 30 डिग्री। यानी इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। और ये वाला दूसरा क्वेश्चन देखो, ए लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस ए बी, यानी इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल इसमें 60 डिग्री है। कहता लाइट रे डज नॉट इमर्ज फ्रॉम ए सी, यानी इस सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं आएगा। फिर से देखो, लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा ए बी सरफेस पर, यानी ए बी सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट करेगा नॉर्मली। वेरी गुड, ये एक प्रिज्म है। एंगल प्रिज्म नॉर्मली ऑन सरफेस ए बी ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है इफ लाइट रे डज नॉट इमर्ज फ्रॉम ए सी, यानी ये जो ए सी वाला सरफेस है, इस सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं जाएगा। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। क्या निकालना है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसमें दो, इसमें देखो ये कंडीशन बताए थे फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री म्यू ग्रेटर देन 7/1 वो वाला नहीं लगाओगे। यहाँ पर सीधा सीधी इस सरफेस से इस कंडीशन में नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 30, ओके। और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो
इसका मतलब इधर से बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, TIR करना चाहिए ना, ऐसे ना हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अगर इधर से बाहर निकलता तो कोई बात नहीं, इसका मतलब TIR होना चाहिए। तो कहता है कि 4TIR, पता है ना तुमको, 4TIR एट सरफेस AC, AC सरफेस पर TIR करने के लिए, AC सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए 4TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थीटा मान लेते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। ओ, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है तो बोलो तो क्रिटिकल एंगल अगर थीटा सी है तो साइन थीटा सी का मान कितना होगा, साइन थीटा सी का वैल्यू कितना होगा, नहीं सिखाए थे। अगर एक मीडियम μ1 है और एक मीडियम अगर μ2 है और लाइट रे ऐसे करके ऐसे गया है ना, और ऐसे करके ऐसे चला गया, तो ये एंगल जो आएगा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। तो साइन थीटा से निकालने का क्या टेक्निक है, म्यू दो मीडियम रहेगा और लाइट क्रिटिकल एंगल बताना हो तो लाइट डेंसर से जब रेरर में जाता है तो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें डेंसर कौन है, रेरर कौन है, डेंसर कौन है, रेरर कौन है, ये ऑब्वियसली होता है कि डेंसर से रेरर में ही जाता है तो ही TIR होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला डेंसर होगा और ये वाला रेरर होगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब म्यू जो होगा ना यहाँ कम वाला लेना है और म्यू जो यहाँ लेना है ज्यादा वाला लेना है। तो साइन थीटा सी बराबर यहाँ कैसे निकलेगा, साइन थीटा सी बराबर इस मीडियम में जाएगा तो 1/μ हो जाएगा नहीं, और इस कंडीशन में बोलता साइन थीटा सी कितना होगा, तो क्या करते, साइन थीटा सी बराबर बोलता इस कंडीशन में, तो क्या करते, ये डेंसर है रेरर है तो क्या होता μ2/μ1। ढेर सारा सवाल तो किए हम लोग, इस पर ढेर सारा सवाल किया हुआ है हम लोगों का क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। तो ये समझ में आ गया साइन थीटा सी कैसे निकालेंगे, वेरी गुड। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें मतलब म्यू का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, वेरी गुड। इसमें लगाता हूं मैं साइन, तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा सी। ओके, यहां पर साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन थीटा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा। क्लियर है बात। और 1/μ और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या दे देंगे, और ये ऐसे लिमिटिंग केस हो गया ना, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। इसका मतलब हुआ कि म्यू का वैल्यू इधर ले जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 2/√3। क्वेश्चन समझ में आया। इसमें वो वाला फार्मूला मत लगा देना, कौन वाला फार्मूला जो वो बताए थे कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में लाइट रे प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर वेरी वेरी स्पेशल केस है कि अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट हो, इन दैट केस इस सरफेस से अगर लाइट रे बाहर नहीं जाएगा तो म्यू का क्या होगा, पार्टिकुलर केस है। उसमें ये नहीं था व्हाट एवर विद द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे विल नॉट इमर्ज आउट। तो दोनों कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस था, इसीलिए इस सवाल को इस तरह से बनाया गया। ये बात क्लियर है। तो अब है अगला सवाल, वो देखो, पहले इसको मिटा के मैं उसको लिख देता हूं। देखो कितना खूबसूरत सवाल है ये। 3 और सवाल इसमें ऐड किया, 2 सवाल पहले किया और 3 सवाल ये आगे आया, टोटल हो गया 5 सवाल। ये दोनों सवाल को जैसे ही बनाओगे तुझे एक अलग तरह की परसेप्शन आ जाएगी, है ना। तो ये तीसरा नंबर का सवाल देखो, कहता है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म।
इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होता है? फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज π/3 रेडियन। क्वेश्चन जरा समझने का कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है, ओके, ये एक प्रिज्म है, बहुत अच्छा, और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हो? यस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका हर साइड कितना हो, हर एंगल कितना हो? वेरी गुड, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे इक्विलेटरल प्रिज्म। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज π/3। यहाँ पर दिया हुआ है कि डेल्टा जो मिनिमम है वो दिया हुआ है π/3। π/3 बोले तो पाई मतलब 180, 180/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मिनिमम डिविएशन है, ध्यान रखना, फॉर विच मिनिमम डिविएशन इज π/3 रेडियन। तो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाएगा? सोचो क्या करोगे, यानी म्यू बराबर निकालना है। तो मैंने बताया था ना, म्यू निकालने का फंडा बताया था। म्यू निकालने का क्या फंडा बताया था? म्यू निकालने का फंडा बताया था ना कि किस केस में म्यू निकाला जाता है? यस, मिनिमम डिविएशन वाला केस में। मिनिमम डिविएशन का कॉन्सेप्ट क्या था म्यू निकालने का, याद है? तो म्यू इज इक्वल टू, याद है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ क्या होता है म्यू इज इक्वल टू? नहीं पता? तुमको तो पता होगा ना, घर में जाके पढ़ाने आज क्या। देखो क्या होगा, साइन, बोलो, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं ना, साइन निकाल के देखो कैसे निकालोगे। तो यहां तो साइन साइन रह गया ना, साइन हो गया। डेल्टा एम बराबर कितना रख देंगे? क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम डिविएशन क्या है? 60 डिग्री था, तो यहाँ 60 रख देंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म था ना, तो ये हो गया। सॉल्यूशन नंबर 3 है, ध्यान से रख लेना। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो 60 प्लस साइन 60 प्लस ए बराबर भी 60 दे देंगे, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय 2 दे देंगे। और इसके नीचे क्या कर देंगे? साइन a/2। साइन a/2, a/2 का मतलब क्या हुआ? ए की जगह दे देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री/2 दे देंगे। और ये इस तरह से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये 60 60 120/2 जाएगा तो कितना बन जाएगा? साइन 60 बन जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा साइन 30। साइन 60 का वैल्यू कितना? साइन 60 का वैल्यू कितना रख देंगे? साइन 60 का वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1/2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 के बराबर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर को मिटाते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 3 को डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हट गया यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। 4 को देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, म्यू बराबर √2, सफर्स मिनिमम डिविएशन। यानी इस प्रकार से प्रिज्म को रखा हुआ है, लाइट को इंसिडेंट करा रहा है कि मिनिमम डिविएशन सफर करता है। It is found that angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. Find angle of prism. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम। तो मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है,
ये एक प्रिज्म है ऐसा मान लेते हैं, ये एक प्रिज्म है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये मान लेते हैं एक प्रिज्म है, ओके, और ये प्रिज्म एंगल ए रहेगा, प्रिज्म एंगल ये रहेगा, और इसी को तो निकालना है इस सवाल में। इस सवाल में क्या करना है, प्रिज्म एंगल को निकालना है। देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या निकालना है, प्रिज्म एंगल। कहते हैं रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म म्यू बराबर √2 सफर्स मिनिमम डिविएशन, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको देख लेते हैं ना, यहां से देखो लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे ऐसे, ओके, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और इस प्रकार से लाइट रे, इस प्रकार से ये प्रिज्म रखा हुआ है कि मिनिमम डिविएशन सफर करेगा। इसका मतलब हुआ कि बेस के पैरेलल में हो जाएगा ये लाइट, ये भी सही है। और इधर जब इमर्ज आउट होगा इस प्रकार से, यहां का नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल इस तरह से बाहर आएगा लाइट, वेरी गुड। तो यहां का जो एंगल बराबर ई होगा ना, और ई आई के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म म्यू बराबर √2 सफर्स मिनिमम डिविएशन, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर यहां पर आई है तो यहां पर क्या होगा, R1 हो जाएगा, नहीं, और यहां पर मान लेते हैं R2 है। क्वेश्चन समझने का कोशिश करना है, क्वेश्चन समझने का कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल, यानी आई जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म, मतलब 2R1 बराबर हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा 2R1, आई बराबर हो जाएगा 2R1। इसको मिटाते हैं नीचे वाला, आई बराबर 2R1 हो जाएगा। क्या करोगे जरा सोच के देखो, आई बराबर 2R1 हो जाएगा। आई बराबर अगर 2R1 हो जाएगा तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा I/2। तो निकालना क्या है, कहता है इट इज फाउंड द एंगल, तो निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, म्यू का मान दिया हुआ है, तो यहां पर डिविएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिविएशन का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो डिविएशन कितना होगा वो देख लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, कहता है कि मिनिमम डिविएशन के स्थिति में तो R1 बराबर I/2 होगा। तो यहां पर देखो अगर मिनिमम डिविएशन के केस में I = E होगा, इसीलिए R1 बराबर R2 होगा। म्यू वाला फंडा लगाना है, म्यू बराबर कितना होता है, साइन डेल्टा m प्लस A/2 इंटू साइन A/2। इस फंडा को लगाना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो इस फंडा को लगाएंगे तो बड़ा आसानी से काम हो जाएगा, क्योंकि म्यू का मान दिया हुआ है, डेल्टा m निकालेंगे, ए निकालना ही है, यानी ए को डेल्टा m के टर्म में निकाल के इस तरह से कर देंगे। तो I = E हो जाएगा, तो R1 बराबर R2 हो जाएगा, है ना। तो R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। तो R1 के जगह I/2 देंगे और R2 के जगह भी I/2 देंगे, यानी I/2 = A। तो इस प्रकार से I = A हो जाएगा, I = A हो जाएगा। तो डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, डिविएशन का फार्मूला क्या होता है वो लगाएंगे और उसके बाद मिनिमम डिविएशन करा देंगे। डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, I + E - A, और मिनिमम डिविएशन बराबर क्या होगा, I + E बराबर भी I कर देंगे -A। वेरी गुड। तो डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो गया, 2I - A,
और I बराबर A है ना, I बराबर A है तो 2A माइनस ए यानी A के बराबर हो जाएगा मिनिमम डिविएशन। अब इसमें आसानी से पुट कर देंगे और आ जाएगा, आसानी से पुट कर देंगे और आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। देखो इसमें रख देते हैं ना साइन, इसके जगह रख देंगे A और इसके भी जगह रख देंगे A, अब बट्टा 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन A बाय 2। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ नीचे में, अब तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, लिखा हुआ होगा ही कॉपी में है ना, देख लेना अपने से। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन A प्लस A बटा 2 यानी साइन A हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन A बाय 2। तो कुल मिला के जो कहानी आया ना वो ये था कि म्यू इज इक्वल टू साइन A और डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कटकुट करना है, इसको कटकुट करना है यानी इसको इसके रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको तो पहले √2 लिख देता हूँ और साइन A को लिख सकते हैं 2 साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2 इंटू नीचे में हो जाएगा साइन A बटा 2। ये समझ में आता है क्या? कैलकुलेशन सिखाता हूँ, कैलकुलेशन सीख लो ना। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ओके। कैलकुलेशन सीख लेते हैं है ना। देखो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहां साइन थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, ओके। तो यहां पर जो √2 आया, √2 इज इक्वल टू लिखेंगे, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ, तो बचेगा 2 cos A बटा 2 न, तो 2 ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पर हम साइन A को लिख दिए साइन A बटा 2, 2 साइन A बटा 2 इंटू कॉस A बटा 2। बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर यहाँ से अब यहाँ आ जाते हैं तो 2 cos A बटा 2 हो गया, 2 cos A बाय 2, और इसको इधर करेंगे तो √2 बाय 2 आएगा, cos हो जाएगा A बाय 2, और ये आएगा 1 बाय √2, 1 बाय √2 मतलब cos A बटा 2। वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ A बाय 2 इज इक्वल टू, तुमको पता है ना 45 डिग्री बराबर 1 बाय √2 होता है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये तो बड़ा आसान सवाल है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का बात करेंगे। अच्छा, वीडियो ऑन ही था, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है रे इंसिडेंट एट 15 डिग्री ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री सफर से डिविएशन ऑफ 55 डिग्री, फाइंड द एंगल। बड़ा आसान है क्वेश्चन है। कहता है रे इंसिडेंट एट 15 डिग्री यानी आई बराबर 15 डिग्री है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म
ऑफ एंगल 30 डिग्री है, यानी ए बराबर 30 डिग्री है। ए रे इंसिडेंट एट 15 डिग्री, वेरी गुड। ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री सफर्स ए डिविएशन ऑफ 55 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरह का। देखो पहले समझ लेते हैं ना डायग्राम बना के। लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराए और ये वाला एंगल दिया हुआ है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट 15 डिग्री 15 डिग्री पर दिया हुआ है, तो ऐसे से ऐसे जाएगा और ऐसे से मान लेते हैं ऐसे जाएगा, और ये वाला एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ए बराबर दे दिया है 30 डिग्री, सफर से डिविएशन ऑफ 55 डिग्री। ये डिविएशन जो सफर करता है ना 55 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डेल्टा इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर क्या होगा, हम लोग तो जानते हैं ना डेल्टा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा बराबर यहाँ 55 डिग्री कर देंगे और आई के स्थान पर 15 डिग्री कर देंगे। आई प्लस ई माइनस ए के स्थान पर कितना रख देंगे 30 डिग्री। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये आएगा -15 और इधर आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 55 प्लस 15, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग थीन प्रिज्म का आइडिया लेते हैं। नाम सुने हो थीन प्रिज्म, THIN, थीन प्रिज्म। ये क्या होता है जल्दी जल्दी बताता हूं मैं। थीन प्रिज्म क्या होता है। थीन प्रिज्म बोलता है कि ऐसा प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो। द प्रिज्म हुज एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल इज कॉल्ड थीन प्रिज्म, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच की दूरी बहुत कम हो, उसको बोलेंगे थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म किसको बोलेंगे, थीन प्रिज्म बोलेंगे ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा हो, यानी ए बराबर छोटा हो बहुत ज्यादा। ये देखो मान लेते हैं ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है और ये जो ए है ना ये बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है, स्मॉल है। अगर ए स्मॉल हो जाएगा तो हो जाएगा थीन प्रिज्म। अब देखो लाइट को अगर ऐसे इंसिडेंट करेंगे, ध्यान से देखना, और ये मेरा अगर आई हो गया तो ये मेरा R1 हो जाएगा और ये मेरा R2 हो जाएगा। बड़ा करके लिखें, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये दिया प्रिज्म और ये बहुत छोटा एंगल है, दिख रहा है बड़ा। ये मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर R1 है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ R2 है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस इधर E है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थीन प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसका ये स्मॉल हो जाए। कौन स्मॉल हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है ना स्मॉल हो जाएगा, तो थीन प्रिज्म कहलाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। अब देखो H ए इज स्मॉल, कितना इंटरेस्टिंग बात है। देखो अगर ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ऐसा नहीं कि ये छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। वेरी गुड। ये अगर मोबाइल गिरा हुआ है जी, कौन टच कर दिया, गजब हालत तुम लोग। सॉरी मोबाइल गिर गया था, फिर से देखो वीडियो रिकॉर्डिंग में। थीन प्रिज्म के बारे में बात कर रहा था और ये एक प्रिज्म था और प्रिज्म पर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे आई पर, और तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हुआ या R2 हुआ, E हुआ मान लेते हैं। तो थीन प्रिज्म का मतलब होता है ए का मान छोटा होना चाहिए। थीन प्रिज्म का क्या मतलब होता है, ए का मान छोटा होना चाहिए। वेरी गुड। अगर ए का मान छोटा होगा, देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए,
R1 plus R2 is equal to A. As A is a small, so as A is a small, hence R1 and R2 will also a small. क्या अगर ये छोटा होगा तो R1 एंड R2 भी छोटा होगा। बहुत अच्छा बात है। तो सेम इज ट्रू फॉर I एंड E, यानी I एंड E के लिए सेम चीज होगा। मतलब अगर R1 छोटा होगा और अगर ये छोटा होगा तो R1 भी छोटा होगा और R2 भी छोटा होगा, और R1 R2 छोटा होगा तो ये छोटा होगा तो ये भी तो छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा। क्लियर है बात? तो सेम इज ट्रू फॉर I एंड E। बहुत अच्छा। अब देखो एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला होता है I माइनस R1 E माइनस R2। याद है? I माइनस R1, ऐसे यहाँ जो किए थे शुरू में, I माइनस R1 E माइनस R2। समझ में आता है? रहने देते हैं इसको। हम डेल्टा का मान यहाँ निकालना चाह रहे हैं। तभी से निकालना क्या चाह रहे हैं हम लोग? डेल्टा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। डेल्टा का वैल्यू यानी थिन प्रिज्म के केस में डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा ये देखने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 1 है। तो अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को जो अप्लाई करेंगे तो 1 साइन I हो जाएगा और म्यू साइन R1 हो जाएगा। तो क्या म्यू बरा ऐसे ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्या बोले I छोटा है और R भी छोटा है, तो साइन अगर छोटा होगा तो साइन I बराबर थीटा, छोटा होगा तो साइन थीटा और थीटा, यानी साइन I बराबर I और साइन R1 बराबर R1। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे 1 साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2। तो यहाँ पर E बराबर म्यू R2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसलिए डेल्टा बराबर आता हूँ। डेल्टा बराबर क्या होगा? I माइनस R1 E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा? I की जगह रख देता हूं मैं, I की जगह रख देंगे म्यू R1, यहाँ हो जाएगा R1, और E की जगह म्यू R2, यहाँ हो जाएगा R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो म्यू हो जाएगा R1 प्लस R2, नहीं यहाँ होगा माइनस R1 प्लस R2। इसको इस तरह से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा इज इक्वल टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू ए माइनस ए, यानी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू ए कॉमन ले लेते हैं, है ना। ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1 आ जाएगा। इसको याद कर लेना। यानी थिन प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? थिन प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू म्यू माइनस 1। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं ना। कहता है एक प्रिज्म है, ठीक, एक प्रिज्म है जिसका एंगल है 4 डिग्री, ठीक है। जिसमें एक बात ध्यान रखना कि इन थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आया? थिन प्रिज्म में लिख लेता हूं मैं, ट्रिक लिख लो। थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा जो है A इंटू म्यू माइनस 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हो? स्वतंत्र है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डिविएशन का मान एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत अच्छा। तो अगर इसमें 4 डिग्री, क्या ये थिन प्रिज्म होगा? थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है
और इसका म्यू बराबर 3 डिग्री होता है। तो पूछता है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इस तरह के सवाल में। इधर लेके चलता हूं मैं, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना आएगा, ये तो बहुत आसान है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू म्यू माइनस 1 आ जाएगा। और ए का मान दिया हुआ है यहाँ कितना, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 डिग्री, और म्यू का वैल्यू 3/2 माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल टू 4 डिग्री इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 डिग्री। इसका मतलब हुआ अगर इसमें लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट 2 डिग्री से मुड़ जाएगा। यानी इसका अगर एक फोटो दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से होगा, देखो मिटा देते हैं इसको। अगर इस पिक्चर को समझने का कोशिश करेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा। चार डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये जानना है हम लोगों को। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, बाद में देखो। इसका मतलब लाइट रे को मान लेते हैं ऐसे दिया, ऐसे थोड़ा यहाँ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। यानी ये वाला यानी ऐसे इंसिडेंट हो रहा था ना, तो इसके और इसके बीच में एंगल हो जाएगा 2 डिग्री, याद रख लेना। इसका मतलब लग रहा है कि यहाँ जो लाइट है ना, यहाँ से कहीं से आ रहा है ना, इसका मतलब इसका इमेज कहीं यहाँ बना देगा, काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में इसका। देख लो ध्यान से। नेक्स्ट देखता हूँ अब क्या है। तो क्या बात करेंगे बोले थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखने रहे ना फिर से देखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा था ना कि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। देखो छोटा सा पहले फंडा समझाता हूँ मैं। देखिए हम लोग पढ़े थे ना, VIB 1 2 3 4 5 6, VIB GYOR पढ़े थे। लैम्डा बराबर एंगस्ट्रम में हम लोग लिए थे, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में आया था ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिए थे, याद है, ऐसे 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 5000, यहाँ हो गया, यहाँ वाला हो गया 5500, यहाँ वाला हो गया 6000, यहाँ हो गया 6500। तो इस तरह से लैम्डा था। इधर की तरफ लैम्डा मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग लैम्डा है, अलग अलग कलर का अलग अलग लैम्डा है। ध्यान से समझना है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, C0/C पढ़े थे, और ये लैम्डा नॉट बटा लैम्डा होता है। इसका मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग लैम्डा होता है। ये कॉचीज रिलेशन भी होता है, CAUCH कॉचीज रिलेशन होता है, पढ़े पर CAUCHYS कॉचीज रिलेशन भी होता है। उस साइंटिस्ट ने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, लैम्डा पर कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है, लैम्डा पर कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा अलग अलग, लैम्डा का वैल्यू अलग 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 कलर के लिए अलग अलग होगा इस तरह से, तो म्यू भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। यानी लैम्डा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है, सबसे ज़्यादा लैम्डा इसका है। देखो लैम्डा वायलेट लेस देन
लैम्डा रेड है। तो इसका मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 है। इसका मतलब हुआ डेल्टा वी जो होगा बराबर हो जाएगा ए इंटू म्यू भी माइनस 1, और डेल्टा आर जो होगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1। इस प्रकार से डेल्टा भी ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा आर। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग कलर में अलग अलग डेविएशन होगा, अलग अलग कलर में अलग अलग डेविएशन होगा, और यही डिस्पर्सन का कारण बनता है। तो कहता है कि जब किसी व्हाइट लाइट को, मान लेते हैं इस तरह से, देखो फोटो ठीक से देखना है, यहां पर हम लाइट रे को इंसिडेंट कराते इस तरह से। जब किसी लाइट को, जब किसी व्हाइट लाइट को, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट लिख देता हूं मैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा जगह बनने का, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है ये चीज। डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझना बहुत आसान है। ये है 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, यहाँ 7000 है। देखो ये व्हाइट लाइट है, इसको इंसिडेंट कराते इस प्रिज्म पर। कितना मजेदार है, समझ में भी आ जाएगा। ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब सारा कलर इसके अंदर है। और इसको अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो मान लेते हैं कुछ यूं गया और कुछ यूं गया। यहां पर हम एक स्क्रीन डाल देते हैं, तो ये वाला मान लेते हैं यहां आया, और ये वाला मान लेते हैं यहां आया। इस प्रकार से इसमें बीच वाला येलो होगा, तो इसको मान लेते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा करेगा, वायलेट कलर, और सबसे कम कौन सा कलर करेगा, रेड कलर। तो इसका अर्थ हुआ ये वाला वायलेट कलर और ये वाला रेड कलर, और ये वाला येलो कलर का मैं दिया था उदाहरण, भी हुआ, येलो हुआ और रेड हुआ। तो उसी प्रकार से इंडिगो होगा, इस प्रकार से भी आई, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ऑरेंज हो जाएगा, और ये रेड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितना दे दिया रे, भी आई बी जी वाई ओ आर, ज्यादा लाइन दे दिया। अच्छा हटाते हैं, सुंदर सा समझ लेना। पिक्चर फिर से बनाते क्या है, अच्छा पिक्चर फिर से बनाते, देखो अच्छा नहीं बना, सुंदर पिक्चर बना देते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से, इस प्रकार से लाइट को ऐसे इंसिडेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कलर। इस प्रकार से इधर कराता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एरो मैं दे देता हूं। यहां पर भी एरो, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये हो जाएगा वी आई बी जी वाई ओ आर। देखे थे ना, रेड कलर का डिविएशन सबसे कम होता है। डेल्टा जो वी होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा, और रेड का सबसे कम होगा। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। ओके, वी आई बी जी वाई ओ आर, और दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या देखा, ये व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट था।
इसका मतलब अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से डिविएट कर गया, इसीलिए सारा व्हाइट लाइट अपने कलर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट कर गया। स्प्लिट करने मतलब टूट गया। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या बोलेंगे? कहता है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, क्या लिखेंगे? जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो ये अपने कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में टूट जाएगा। व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism, then it splits up मतलब टूट जाना, splits up into its constituents color, COLOUR. When white light passes through a prism, then it splits up into its constituents color. Phenomena is known as क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, then it splits up into its constituent color. Phenomena is known as dispersion of light, and this phenomena arises due to wavelength for different color is wavelength. So mu different, so delta different. ये मत समझना कि म्यू डिफरेंट है इसलिए अलग अलग हुआ। म्यू नहीं, लाइट का लैम्डा का डिफरेंट होना, डिफरेंट कलर के कारण, यही मुख्य कारण बन गया है। किसका? डिस्पर्सन का। दिस फेनोमेना इज अराइजेज, नोट करके लिखने ना, दिस फेनोमेना इज अराइजेज, बोलेगा इस फेनोमेना को अराइज होने का कारण क्या है? दिस फेनोमेना इज अराइजेज ड्यू टू, this phenomena is arises due to lambda for different color is this phenomena is arises due to lambda is different for different color, बात आया समझ में? इसमें एक और अच्छा, इसमें एक दो और छोटा सा चीज़ देख लेते हैं। नहीं, इसमें हम लोग देख लेते हैं दो छोटा छोटा चीज़। पहला देख लेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। क्या देख लेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। पर आसान चीज़ पूछा दिया मैं, एंगुलर डिस्पर्सन। हेडिंग में देंगे एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंगुलर डिस्पर्सन वो क्या होता है? तो कहता है कि डिविएशन जो हो रहा है वायलेट कलर में और डिविएशन जो हो रहा है रेड कलर में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। यानी इट इज डिफरेंस इन डिविएशन बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर। यानी कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो ये कलर और ये कलर ऐसे जा रहा था, दोनों कलर के बीच का एंगल कर देंगे। इस कलर को पीछे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहां पर मिल गया मान लो, तो ये एंगल हो गया ना। इसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। यानी सबसे पहला काम क्या लिखना है? एंगुलर डिस्पर्सन। उसको डिनोट करेंगे थीटा से। तो थीटा बराबर क्या होगा? डेल्टा V माइनस डेल्टा R। क्लियर हो गया बात? डेल्टा V माइनस डेल्टा मतलब देखो लाइट जा रहा था इधर जा रहा था ना,
लिखना है तो देखो, लाइट कुछ इधर जा रहा था ना, तो ये हो गया डेल्टा भी और ये हो गया डेल्टा आर। तो मान लेते हैं ये मुड़ गया 30 डिग्री, फिर ये मुड़ गया 20 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल होगा 10 डिग्री। समझ में आया बात? तो यही है एंगुलर डिस्पर्सन, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। और इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a इंटू म्यू भी माइनस 1 और ये हो जाएगा a इंटू म्यू आर माइनस 1। सो दे थीटा इज इक्वल टू a, यहां कर देंगे म्यू भी माइनस म्यू आर, ए इंटू ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए या माइनस माइनस प्लस से, तब म्यू भी माइनस म्यू आर कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। दूसरा एक होता है डिस्पर्सिव पावर, भी लिखता हूं मैं, डिस्पर्सिव पावर, इसको प्राय ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला क्या बताए? एंगुलर डिस्पर्सन बताए। अब क्या बता रहे हैं? डिस्पर्सिव पावर बता रहे हैं। ये डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? तो कहता है कि डिस्पर्सिव पावर बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्सन बटा मीन डिविएशन। लिख देता हूं मैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन। इसका मतलब हुआ थीटा बाय डेल्टा मीन। डेल्टा मीन का मतलब डेल्टा येलो वाला समझ लेना है हमको, येलो वाला को हम लोग मीन समझते हैं, मीन। तो डेल थीटा बराबर क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन बराबर क्या लिखेंगे? थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर लिख देंगे, और इसके बदले में क्या रख देंगे? a इंटू म्यू येलो माइनस 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू येलो माइनस म्यू येलो माइनस 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। जब जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। जहां म्यू येलो बराबर क्या लेंगे बताओ? जहां पर म्यू येलो बराबर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ले लोगे म्यू भी प्लस म्यू आर बटा 2 ले लोगे। ऐसा समझ में क्या ले लोगे? म्यू भी प्लस म्यू आर बटा 2 ले लोगे, म्यू भी प्लस म्यू आर बटा 2 ले लोगे, म्यू लो। बिना क्वेश्चन बनाए तो समझ में आएगा नहीं। अब एक बात बताओ, डिस्पर्सिव पावर का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? अच्छा सवाल तुमसे पूछा मैं। क्या पूछा? डिस्पर्सिव पावर का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, ये बताना है। व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर? दिमाग पे जोर लगाओ, लिखा हुआ मैं छोड़ दिया वहां पर, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर। सोचो। देखो डिस्पर्सिव पावर क्या था? दो एंगल का रेशियो था। क्या है डिस्पर्सिव पावर? दो एंगल का रेशियो, यानी एंगुलर डिस्पर्सन भी एक एंगल है। बहुत बढ़िया। और मीन डिविएशन भी एक एंगल है। एंगल बटा एंगल है, तो एंगल बटा एंगल का यूनिट क्या होगा? यस, कोई यूनिट नहीं होगा और कोई डायमेंशन नहीं होगा। और याद रखना, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसी प्रकार से हो गया। तो नोट करके एक छोटी सी बात लिख देता हूं मैं, नोट करके, यानी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह
एंगुलर डिस्पर्सिव पावर has no unit and dimension. It depends on material of prism. ये प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ओके, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको समझ में आया। देखो क्या समझ में आया, ये व्हाइट लाइट था और ये सिंगल प्रिज्म था, तो डिविएशन प्रोड्यूस किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। डिस्पर्सन किया कि नहीं? बिल्कुल किया। इसका मतलब हुआ सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिविएशन एंड डिस्पर्सन साइमल्टेनियसली। इज दैट क्लियर? फिर से समझाता हूं मैं। व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो डिफरेंट कलर स्प्लिट्स किया, डिफरेंट कलर स्प्लिट कर गया कंस्टिट्यूएंट्स कलर में, यानी कलर व्हाइट कलर कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट्स अप हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिविएशन आया। वेरी गुड, यानी कलर में डिविएशन आया, यानी व्हाइट लाइट में डिविएशन आया, यानी डिविएशन भी हुआ और क्या होगा, और डिविएशन हुआ अलग अलग, तो डिस्पर्सन भी हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्सन एंड डेविएशन साइमल्टेनियसली। पहला बात समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि हेंस विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रिज्म वी कैन नॉट प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। क्लियर है? यानी डिस्पर्सन बिना डेविएशन का नहीं होगा, एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहला बात फिर समझ लो, सिंगल प्रिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इज दैट क्लियर? यस। फिर से समझाता हूं मैं। सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिविएशन एंड डिस्पर्सन साइमल्टेनियसली। पहला पॉइंट हुआ। हेंस सिंगल प्रिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो इसका मतलब अगर हमको चाहिए डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, क्या चाहिए? डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो दोनों ही स्थिति में सिंगल प्रिज्म से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा प्रिज्म को कंबाइन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस। अगर समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मैं छोटा बात लिख देता हूँ मैं। देखो लिख देता है, सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूसेस dispersion and deviation simultaneously. Hence, with the help of single prism, we cannot produce dispersion without deviation and deviation without डिस्पर्सन। इसका मतलब हेंस टू गेट डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन या डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन वी हैव टू कंबाइन 2 और मोर देन 2 प्रिज्म। ये बात पहले समझ लो। क्या लिखेंगे? हेंस टू प्रोड्यूस
hence to produce, so to produce deviation without dispersion, या dispersion without deviation. We have to combine क्या, 2 or more प्रिज्म। ये बात समझ में आ रहा है? 2 या 2 से ज्यादा प्रिज्म को कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो बने रहो, अगली क्लास में बात करते हैं हम लोग। ओके बाय। क्वेश्चन बना के आओगे।